राकेश के घर जो है रमेश, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, इनके घर पर आते। पहले से ही बैठे सीनियर स्टूडेंट्स उनको लात मार पिटाई से उसका स्वागत करते हैं। इनके छात्रवास का जो काल है वो बहुत ही पीड़ादायक था, बहुत ही दुख से बीता था। इसकी स्मृतियों में वो खो जाते। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 3rd सेमेस्टर के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो आपके लिए इस सेमेस्टर प्रतिनिधि कहानियां, इसके अंतर्गत जो आपके लिए कहानी है घुसपैठिए, इस कहानी के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। पहले हम इस कहानी के जो कहानीकार हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनके बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनका जन्म 30 जून 1950 को ग्राम बरला, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार है: सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, सलाम और झूठन, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, घुसपैठिए। इनकी मृत्यु 17 नवंबर 2013 को देहरादून में हुई। जो आपके लिए घुसपैठिए कहानी है, ये एक जो कहानी है वो दलित छात्रों पर मेडिकल कॉलेज में किस तरह से उन पर शोषण, उन पर अत्याचार किया जाता है और इस सब से वो तंग आकर किस तरह से आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको न्याय नहीं मिलता, इसी पर लिखी हुई ये कहानी है। तो इस कहानी के जो पात्र हैं वो इस प्रकार है। अमरदीप इस कहानी में एक छात्र है। राकेश इस कहानी में कॉलेज का डीन है। फिर सुभाष सोनकर, ये भी एक छात्र है। रमेश चौधरी जो सामाजिक कार्यकर्ता है। फिर विकास चौधरी और नितिन, ये दोनों इस कहानी में छात्र हैं, जो कि मेडिकल कॉलेज में जो उच्च वर्ग के जो छात्र रहते हैं वो निम्न वर्ग के, यानी जो दलित छात्र रहते हैं उन पर बहुत ज्यादा ही अत्याचार करते हैं, उनके साथ मार पिटाई, और अगर उनके मार्क्स इनसे भी अधिक आ जाए तो उनके अंक पूछकर उन पर अत्याचार करते हैं। तो इस अत्याचार से तंग आकर कुछ दलित छात्र जो हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। इन्हीं अपने न्याय के लिए पुलिस स्टेशन भी जाते हैं, वहां पर भी इनको न्याय नहीं मिलता, उल्टा इन्हीं को कुछ कहकर वहां से भेजा जाता है। कोई भी इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन इन्हीं समाज का जो कार्यकर्ता रहता है, जो मेडिकल कॉलेज के डीन और सामाजिक कार्यकर्ता, इनके लिए इंसाफ दिलाने के लिए बहुत ज्यादा ही संघर्ष करते हैं। इसी पर दर्शाई हुई ये एक कहानी है। तो आपकी कहानी इस प्रकार है। कथाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि कहानी घुसपैठिए मेडिकल कॉलेज के प्रशासन तंत्र को बेनकाब करती है। जो मेडिकल कॉलेज की प्रशासनिक जो प्रशासन तंत्र है उसको बेनकाब ये कहानी करती है। मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु दलित छात्रों के प्रति स्वर्ण छात्र मारपीट करते हैं, सार्वजनिक जगहों पर भी अपमानित करते हैं, जिसकी शिकायत जब वे प्रशासन तंत्र से करते हैं तो उन्हें परीक्षा में कम अंक या फिर अनुत्तीर्ण कर दिया जाता है। जो दलित छात्र हैं, सिर्फ उनको कॉलेज के अंदर ही नहीं, हॉस्टल के अंदर ही नहीं, बल्कि बाहर सार्वजनिक जो भी स्थान है वहां पर भी जो उच्च वर्ग के जो छात्र होते हैं इनको बहुत ज्यादा ही अपमानित करते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर भी इनका बहुत ज्यादा ही अपमान होता है, और जो उच्च वर्ग के छात्र हैं इनको ढूंढकर इनके साथ मार पिटाई भी करते हैं। अगर इसकी शिकायत वो प्रशासन तंत्र
प्रशासन तंत्र से करते हैं तो क्या है, इनको क्या है, परीक्षा में कम अंक या फिर अनुत्तीर्ण किया जाता है। इस तरह से इन पर बहुत ज्यादा ही जुल्म होता है। ये तमाम अत्याचारों से परेशान होकर छात्र सुभाष सोनकर आत्महत्या कर लेता है। इस खबर से शहर की दिनचर्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो ये सब अपमान से जो दलित छात्र है तंग आकर आत्महत्या कर लेते। तो यहाँ पर जो है एक छात्र का जिक्र हुआ, सुभाष सोनकर। इस सबसे तंग आकर वो आत्महत्या कर लेता है, लेकिन इसके आत्महत्या कर लेने के बावजूद भी इसे सिर्फ आत्महत्या करके करार किया जाता है, ना कि इसे न्याय मिलता है। तो यहाँ पर जो शहर का जो दिन नित्य का कार्य है उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अखबारों में इसे आत्महत्या का मामला बताया गया था, समाचार पत्र में इसे आत्महत्या कहकर घोषित किया गया था। एक ही साल में ये दूसरी मौत थी। मेडिकल कॉलेज में फाइनल वर्ष की सुजाता की मौत को भी आत्महत्या का केस कहकर रफा दफा कर दिया था। मेडिकल कॉलेज में दो आत्महत्या हुए थे, इसको भी सिर्फ आत्महत्या कहकर क्या है, केस को रफा दफा कर दिया गया था। कोई भी इसके बारे में कुछ कह नहीं रहा था, ना ही इन छात्रों को कोई न्याय मिला था। तो ये कहकर सारा केस जो है रफा दफा कर दिया था। किसी ने भी आत्महत्या के कारणों की पड़ताल करना जरूरी नहीं समझा था। कोई भी इस आत्महत्या के पीछे जो भी रीजन है, जो भी कारण है, उसे जांच पड़ताल करना क्या है, कोई भी नहीं चाहता था। कोई भी क्या है, उन कारणों की पड़ताल करना जरूरी नहीं समझता था। लगता था जैसे इस शहर में दो हत्याओं के बाद भी शहर गूंगा हो गया है। दो शहर में हत्या होने के बावजूद भी शहर ने ना ही तहकीकात की, ना ही उसके बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन किया, बल्कि पूरा शहर जो है इस खबर को सुनकर ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, ना ही पड़ताल हुई, सब शहर जो है गूंगा सा हो गया था। यानी इसके बारे में कोई भी बात करना नहीं चाहता था। मेडिकल कॉलेज के डीन राकेश अनेक अमानवीय घटनाओं को जानते बूझते हुए भी तटस्थ रहते हैं। रमेश चौधरी आवाज उठाता है और राकेश के घर भी जाता है ताकि ऐसी दरुण समस्याओं का समाधान खोजा जा सके। रमेश चौधरी सामाजिक कार्यकर्ता है। मेडिकल कॉलेज में जो भी घटना घटती है, ये सारी जानकारी जो है, जो वहां के डीन थे, वहां के जो डीन थे उनको पता था। जानबूझते हुए भी राकेश जो है वहां के एक डीन है। तो राकेश अनेक अमानवीय घटनाओं को जानते बूझते हुए भी क्या है, वो ऐसे ही उनसे कुछ हो नहीं सका, वो खामोश रह गए। तो रमेश चौधरी आवाज उठाता है। रमेश चौधरी जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है, वो इस पर आवाज उठाता है और ये जो दरुण समस्याओं का समाधान खोजा जा सके, इसके लिए ये आवाज उठाता है। और इसी सिलसिले में रमेश चौधरी जो है बहुत बार डीन जो थे राकेश, इनके घर भी जाया करता था। तो यहाँ पर देखिए, अक्सर वो इस किसी ना किसी एक बात को लेकर राकेश जो डीन है मेडिकल कॉलेज के, उनके साथ मिलता था, उनसे बातें करने के लिए। और अक्सर किसी ना किसी बहाने राकेश के पास आता ही रहता था। जब भी वो आता, राकेश अव्यवस्थित हो उठता था। अव्यवस्थित हो उठते थे जो डीन थे राकेश। जब भी
जो सामाजिक कार्यकर्ता जो था, जब भी उनसे मिलने आते तो क्या है, बहुत ज्यादा अव्यवस्थित हो उठते। उस दिन रमेश चौधरी ने अमरदीप, विकास चौधरी, नितिन मिश्राम और सुभाष सोनकर को लेकर राकेश के यहाँ आया। तो जो दलित छात्र थे, कुछ निम्न वर्ग के छात्र, इनको लेकर जो है राकेश के घर जो है रमेश, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, इनके घर पर आते। तब घर के दूसरे कमरे में राकेश के बच्चे होमवर्क कर रहे थे। उनकी पत्नी रसोई में काम कर रही थी। जब रमेश जो है राकेश से मिलने के लिए छात्रों को लेकर आया था, उस वक्त राकेश के जो बच्चे थे वो दूसरे कमरे में होमवर्क कर रहे थे और उनकी पत्नी जो है रसोई में काम कर रही थी। अमरदीप हिचकाते हुए बोला, सर हम लोग बहुत बड़ी परेशानी में हैं। जो अमरदीप जो मेडिकल कॉलेज का एक छात्र था, वो थोड़ा सा हिचकाते हुए कहता है कि हम बड़े परेशानी में हैं सर। अपनी जो व्यथा थी उसको वो सुनाने लगता है। मेडिकल कॉलेज के जो हालात हैं उसमें हमारे लिए पढ़ाई जारी रखना दिन प्रतिदिन कठिन हो रहा है। कई बार सोचा पढ़ाई छोड़कर वापस लौट जाए, लेकिन माँ बाप की उम्मीदें रास्ता रोककर मजबूर कर देती है। कई बार मैंने आत्महत्या तक कर लेने का निश्चय किया था। अमरदीप के अंतस में गूंजती चित्कारें साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। अपनी व्यथा को जो है यहाँ पर अमरदीप, जो मेडिकल कॉलेज के डीन थे, राकेश के समक्ष रखते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई जारी रखना दिन ब दिन बहुत ज्यादा ही क्या है मुश्किल हो रही है और क्या है जारी रखने में बहुत कठिनाई आ रही है। बहुत बार सोचा कि कॉलेज छोड़कर चले जाए, लेकिन हमारे माँ बाप की जो उम्मीदें हैं वो जो है हमारा रास्ता रोकती है और कई बार मैंने सोचा कि आत्महत्या कर ले और क्या है ये भी मैंने निश्चय किया था। अमरदीप के ये अंतस्थल में गूंजती हुई जो आवाज है वो साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। माहौल गमगीन हो गया था। अब जो है वहां का माहौल जो है बहुत ज्यादा ही क्या है दुखमय हो गया था, गमगीन हो गया था। तो राकेश के हृदय में जैसे कंपन बढ़ गई थी। फिर अमरदीप बोला, कल पूरा दिन हॉस्टल के एक कमरे में विकास चौधरी और सुभाष सोनकर को दरवाजा बंद करके पीटा गया। राकेश ने हैरानी से पूछा, रैगिंग चल रही थी? फिर वो बताते हैं कि यहाँ पर जो विकास चौधरी है वो भी एक क्या है मेडिकल कॉलेज का एक छात्र है और सुभाष सोनकर, इन दोनों को एक हॉस्टल के कमरे में बंद करके बहुत ज्यादा उन पर मार पिटाई हुई थी। तो यहाँ पर राकेश जो डीन है वो हैरानी से पूछते हैं कि क्या रैगिंग हो रही थी? तो इस तरह से वो प्रश्न करते हैं। अमरदीप ने कहा, रैगिंग होती तो फर्स्ट ईयर के सभी छात्रों के साथ ये सुलूक होता, लेकिन वहां तो सिर्फ इन दोनों को पीटा गया। अगर रैगिंग होती तो फर्स्ट ईयर के जितने भी छात्र हैं उन सबके साथ यही होता, लेकिन सिर्फ इन दोनों लोगों को, सिर्फ इन दोनों को जो है हॉस्टल के ये कमरे में बंद करके उनके साथ मार पिटाई हुई। इस तरह से अमरदीप जो है डीन राकेश से कहता है। दलित छात्रों को अलग खड़ा करके अपमानित करना तो रोज का किस्सा है। दलित छात्रों को ढूंढकर, उनके जाति के बारे में पूछकर एक जगह खड़ा करके उनको जो है अपमानित करना, ये हर दिन का काम, हर दिन का हिस्सा है। इस तरह से अमरदीप जो है यहाँ पर कहता है। प्रवेश परीक्षा के प्रतिशत अंक पूछकर थप्पड़ या घूंसों का प्रहार होता है। प्रवेश परीक्षा, एंट्रेंस एग्जाम जो है
उसके मार्क्स को पूछकर, यानी उसके अंक को पूछकर जो है उन पर अत्याचार होता है, उनको घून से मारा जाता है, उनको थप्पड़ मारे जाते हैं। इस तरह से फिर अमरदीप जो है अपनी व्यथा को सुनाता है। जरा भी विरोध किया तो लात पड़ती है। ये 2-4 दिन नहीं, साल के साल चलता है। ये जो है जरा भी अगर इसके बारे में उनसे कुछ कहे तो वो और भी मारने लगते हैं, लात पड़ती है नहीं और भी मारने लगते हैं। ये जो है ये क्या 2 दिन का किस्सा नहीं, बल्कि साल भर, सालों साल, जब तक कि इनकी पूरी जो पढ़ाई खत्म नहीं होती तब तक इनके साथ इसी तरह का जो क्या है अपमानित जनक जो भी मार पिटाई हो या इनका अपमान हो, ये सारा सिलसिला जो है चलता ही रहता है। ये पिटाई कॉलेज या छात्रावास तक ही सीमित नहीं। ये जो मार पिटाई होती है दलित छात्रों के साथ, ये सिर्फ कॉलेज या क्या है हॉस्टल तक ही, छात्रावास यानी हॉस्टल तक ही सीमित नहीं, वहां तक ही नहीं, बल्कि जो शहर से कॉलेज तक जाने वाली बस में भी पिटाई होती है। शहर से जो कॉलेज को जाने वाली बस होती है उसमें भी इन दलित छात्रों के साथ मार पिटाई उस बस के अंदर भी होती है। कोई एक सीनियर चलती बस में चिल्लाकर कहता है इस बस में भी चंबार स्टूडेंट है, वो खड़ा हो जाए। फिर उसे इन्हीं धकियाकर पिछली सीटों पर ले जाया जाता है, जहां पहले से बैठे सीनियर लाद घूंसों से उसका स्वागत करते हैं। बस में एक सीनियर जो स्टूडेंट होता है वो पूछता है कि यहाँ पर कोई चंबार स्टूडेंट है, वो खड़ा हो जाए, और उस दलित छात्र को धक्के लगाकर उसे पीछे जो क्या है सीट होती है, पिछली सीट तक ले जाते हैं। वहां पर पहले से ही बैठे सीनियर स्टूडेंट्स उनको लात मार पिटाई से उसका स्वागत करते हैं। पहले तो उसे चंबार स्टूडेंट यहाँ पर कोई है इस तरह से पूछा जाता है, फिर उसको ढकेलते हुए पिछली सीट ले जाते हैं और वहां पर पहले से ही बैठे हुए सीनियर स्टूडेंट्स जो है उनको उन पर अत्याचार करने लगते हैं, यानी उन पर मार पिटाई, घूंसे और लात जो है मारी जाती है। इस तरह की स्थिति जो है सार्वजनिक स्थान पर भी उनके साथ होती है, उनका अपमान वहां पर भी होता है, सिर्फ कॉलेज या छात्रावास में ही सीमित नहीं है। इस तरह से अमरदीप जो है राकेश जो कॉलेज का डीन है उनसे कहते हैं। फिर कुछ दिन पहले का एक क्या है किस्सा यहाँ पर वो सुनाते। कुछ दिन पहले बीती हुई एक बात यहाँ पर वो बताते हैं। कुछ दिन पहले ऐसी ही बस में सुभाष सोनकर था। प्रणव की आवाज आई, उस पर चुप रहा। सोनकर के पास जो छात्र था उसने इशारे से बता दिया सोनकर यहाँ बैठा है। प्रणव मिश्रा अपनी अवहेलना पर तिल मिला गया। सोनकर के बाल पकड़कर अपनी ओर खींचे। क्यों बे चमरटे, सुनाई नहीं पड़ा हमने क्या कहा था? सोनकर ने अपने बाल छुड़ाने की कोशिश की। मैं चंबार नहीं हूं। तब प्रणव मिश्रा ने कहे झन्नाटेदार थप्पड़ मारा और लात घूंसे मारा और अधमरा कर दिया। तो ऐसे ही एक चलती बस में जो है प्रणव जो एक उच्च वर्ग का छात्र था, वो भी मेडिकल कॉलेज में शिक्षा को प्राप्त कर रहा था, उसने पूछा कि इस बस में कोई चंबार स्टूडेंट है? तो सोनकर जो है इस बात पर कोई भी बात नहीं की, वो ऐसे ही बैठा रहा, वो खड़ा नहीं हुआ। तो उसके बगल में बैठा हुआ एक सीनियर स्टूडेंट ने इशारा किया कि सोनकर यहाँ पर बैठा है। तो क्या है प्रणव को इस बात की अवहेलना हुई। वो ऐसे सोचा कि उसकी बात की कोई वहां पर मर्यादा नहीं, उसका तो अपमान हुआ। तो उसके बाल पकड़कर उठाए और कहा कि क्यों बे यहाँ पर बैठा है, कोई जवाब नहीं देता।
चमटे इस तरह से कहते हुए, क्यों बे चमटे इस तरह से कहते हुए उसके बालों को खींचा। और सोनकर ने जब कहा कि मैं चंबार नहीं हूं, तो क्या है, उस पर मार पिटाई शुरू हो गई। उसने उसे मारते हुए अधमरा कर दिया। इस तरह से अत्याचार सोनकर पर हुआ। फिर पूरी बस में यानी ठहाके गूंज रहे थे। पूरी बस में जो है सब लोग, जब उसे मारा जाता था उस वक्त सब लोग हंस रहे थे, टाके मार रहे थे। फिर बाबा साहेब के नाम पर गालियां दी जा रही थी। बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर वहां पर गालियां दी जा रही थी। और जो है प्रणव मिश्रा के इस शौर्य पर उसे शाबाशी मिल रही थी। बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर गालियां दी जा रही थी और जो है सोनकर को मारा पीटा जा रहा था। पूरी बस में जो है क्या है, सब लोग हंस रहे थे और इस कार्य के लिए, इस शौर्य के लिए प्रणव मिश्रा को क्या है, प्रणव मिश्रा को क्या है, शाबाशियां दे रहे थे। इस तरह से उस बस में जो है दलित छात्र पर अत्याचार हो रहा था। राकेश ने सोनकर की ओर देखा। जो सोनकर क्या है, सोनकर वहां पर मिलने आया था राकेश को, उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर चोट के निशान और गहरे हो गए थे। जो चोट लगी थी वो उसके निशान जो है और भी गहरे हो गए थे। रसोई में इंदु की खटर पटर और तेज हो गई थी। ये राकेश के लिए संकेत था कि वो इस मामले में ना पड़े और इनको जल्दी से रवाना करे। रमेश चौधरी ने भी इशारा समझ लिया था। राकेश गहरी सोच में थे। नितिन मिश्रा ने बोला, इतना ही नहीं, प्रैक्टिकल की परीक्षाओं में भी भेदभाव बरता जाता है। तो यहाँ पर राकेश जब सोनकर की ओर देखता है तो उसकी जो यानी चोट जो लगी थी उसके निशान बहुत गहरे हो गए थे। और यहाँ पर रसोई में जो है इनकी जो पत्नी थी, जो काम कर रही थी, जिसका नाम इंदु था, उनकी कठर पटर जो है तेज हो गई थी। इसका ये इशारा था कि कोई भी मामले में राकेश ना पड़े। और इस इशारे को सामाजिक कार्यकर्ता रमेश भी जो है समझ गया। फिर जो है यहाँ पर राकेश गहरी सोच में थे। राकेश बहुत गहरी सोच में थे। ये सारी बातों को सुनकर फिर नितिन मिश्राम बोला, इतना ही नहीं। नितिन मिश्राम ये भी एक छात्र है। वो बोला कि प्रैक्टिकल जो परीक्षा होती है उसमें भी भेदभाव होता है। फिर क्या है, प्रणव मिश्रा मेरे ही बेंच में ना क्लासेज अटेंड करता है, ना क्लासेस जो है अटेंड करता है, ना प्रैक्टिकल। फिर भी त्रिवेदी सर उसे ही सबसे ज्यादा अंक देते हैं। अटेंडेंस की भी समस्या नहीं होती, मिश्राम ने कुटता से कहा। नितिन मिश्राम जो है वो कहता है कि जो प्रणव है वो मेरे ही क्या है बेंच पर बैठता है, ना ही वो क्लासेस अटेंड करता है, ना ही उसे कोई भी अटेंडेंस की शॉर्टेज जो है उसकी समस्या होती है, और प्रैक्टिकल में भी उसी के अंक जो है ज्यादा होते हैं। इस तरह का भेदभाव जो है बरता जाता है। इसको भी क्या है यहाँ पर कहा जाता है। राकेश अपनी अतीत की स्मृतियों में डूब गए। अब राकेश जो डीन है वो अपने अतीत की जो स्मरण है, जो स्मृति है, उसमें डूब जाते हैं। जब वो पहली बार हॉस्टल गए थे, पहले से ही रहा छात्र इनको कमरे में घुसने नहीं दिया। जब ये हॉस्टल गए थे, ये अतीत में यानी जब ये पढ़ाई कर रहे थे उस वक्त, जब पहला दिन जब वो हॉस्टल गए थे और कमरे में गए थे, तो पहले से रहा उस कमरे में एक छात्र इनको अंदर नहीं आने देता। उसकी स्मृतियों में वो खो जाते हैं, नहीं डूब जाते हैं। फिर क्या है, वार्डन से जब इन्होंने शिकायत करने पर भी वार्डन उसे चेतावनी देकर अपनी औकात में रहो वरना बाहर कर दूंगा कहा था।
तो यहाँ पर क्या है, वार्डन से जब इन्होंने शिकायत की, जो पहले से रहा छात्र मुझे अंदर आने नहीं दे रहा है, तो वार्डन ने भी इनको क्या है चेतावनी दी थी कि क्या है अपनी औकात में रहो और वरना बाहर कर दूंगा। इस तरह की चेतावनी क्या है वार्डन ने इनको दी थी और उनकी जाति पूछकर उसे दलित छात्र के साथ रख दिया था। इनकी जाति के बारे में पूछकर जो दलित छात्र था उसके साथ इनको रख दिया गया था। छात्रावास जीवन के दिन बहुत ही पीड़ादायक थे। मेस में भी अलग बैठना पड़ता था। जब ये छात्र थे उस वक्त बहुत सारी समस्याओं का इनको क्या है बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ा था। इनके छात्रावास का जो काल है वो बहुत ही पीड़ादायक था, बहुत ही दुख से बीता था। इसकी स्मृतियों में वो खो जाते हैं और मेस में भी इनको अलग बैठना पड़ता था। ये सारी बातें जो हैं वो सोचने लगते हैं। राकेश जो डीन थे वो अपने अतीत में बीता हुआ पल जो है वो याद करने लगते हैं। रमेश चौधरी ने राकेश की सोच को झटक दिया। अभी जो है रमेश चौधरी जो ये अपने अतीत में खोए हुए थे उनकी स्मृतियों को झटक दिया। फिर जो है सुभाष सोनकर अपने भीतर उठते गुस्से को दबाते हुए बोला, मैंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट बनवाई और पुलिस थाने गया था। सुभाष सोनकर अपने भीतर उठते गुस्से को दबाते हुए बोला, मैंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट बनवाई और पुलिस थाने गया था रपट लिखाने। इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट लिखने से साफ मना कर दिया था और कहा था ये सब आपका अंदरूनी मामला है, पुलिस को क्यों घसीटते हो? अब आप ही बताइए आखिर हम जाए तो कहां जाए? फिर सोनकर अपने अंदर रहे गुस्से को दबाकर कहता है कि मैंने अपनी क्या है मेडिकल रिपोर्ट बनाई और थाने गया था इसकी रपट लिखाने के लिए, लेकिन इंस्पेक्टर ने साफ मना कर दिया और कहा कि ये तो आपका आपसी अंदरूनी जो भी मामला है इसमें पुलिस को क्यों घसीटते हो? इस तरह से कहते हुए उसने रपट लिखने से मना कर दिया। अब बताइए कि जाए तो हम कहां जाए? इस तरह से जो है सोनकर भी अपने अंदर जो आग थी उसे दबाते हुए अपनी क्या है बात को सामने रखता है। रमेश चौधरी ने अखबारों में भी रपट भेजी थी जिसमें दलित छात्रों के उत्पीड़न को मुख्य मुद्दा बनाना था, पर रैगिंग कहकर छापा। दलित छात्र पर होने वाले ज्यादतियों का कहीं जिक्र तक नहीं था। जो सामाजिक कार्यकर्ता था रमेश चौधरी, इसने अखबारों में भी रपट भेजी थी, लेकिन वहां पर क्या है रैगिंग कहकर छापा गया। इन पर होने वाले अत्याचारों के बारे में कुछ भी ठीक से बताया नहीं गया था। सिर्फ वहां पर इतना ही छापा गया था कि ये रैगिंग है। और मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर भगवती उपाध्याय से मिलने पर उन्हें निराशा ही मिली। फिर जो है रमेश जो सामाजिक कार्यकर्ता थे और राकेश ये जो है सब बहुत सारे लोगों से मिलते हैं इस मामले के बारे में उनसे बात करने के लिए, लेकिन सभी जगह जो है उनको निराशा ही मिलती है। वे जो है कॉलेज के डीन और मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर भगवती उपाध्याय यानी यहाँ पर राकेश जो है वो डॉक्टर भगवती उपाध्याय से भी मिलने पर उनको क्या है निराशा ही मिलती है। ऐसे ही ये दोनों बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, लेकिन कोई भी इनको ठीक से क्या है साथ नहीं देता, इनकी मदद नहीं करता। सभी जगह इनको निराशा ही मिलती है। राकेश और रमेश चौधरी भौंकला कर उठे। कई दिनों तक वे दोनों अनेक गण्यमान लोगों से मिले, लेकिन सभी जगह उनको निराशा ही मिली। इस मामले में इनको इन दलित छात्रों को न्याय दिलाने के लिए बहुत लोगों से जो गण्य व्यक्ति हैं इन सबसे मिलते हैं, लेकिन सभी जगह से इनको जो है सिर्फ
क्या है, यहाँ पर निराशा ही मिलती है, कोई भी इनकी मदद नहीं करता। रमेश ने जुलूस निकालने की योजना बना ली थी। जो सामाजिक कार्यकर्ता है रमेश, वो जुलूस निकालने की योजना बनाता है। फिर तारीख भी तय हो जाती है, यानी तारीख भी जो है तय की गई थी। लेकिन अचानक सुभाष सोनकर की आत्महत्या ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अचानक जो सोनकर है उसने आत्महत्या कर ली। इसके लिए जो जुलूस निकालने की तारीख थी, सब कुछ क्या है, बदल कर रख दिया गया, यानी बदल कर रख दिया। फिर सोनकर को पहले ही परीक्षा में फेल कर दिया गया था। सोनकर जो क्या है, अपने लिए और अपने वर्ग के लोगों के लिए, छात्रों के लिए जो भी न्याय के लिए इसने यानी अपना सर उठाया था, इसके कारण इसको पहली ही परीक्षा में फेल कर दिया गया था। फिर क्योंकि उसने प्रणव मिश्रा के खिलाफ पुलिस यानी नाम पर रपट लिखाने का दुस्साहस किया था, जो कि प्रणव मिश्रा है, इसके नाम पर रपट लिखाने का जो दुस्साहस किया था, इस कारण इसे पहली ही परीक्षा में फेल किया गया। तो फेल होने के कारण सोनकर ने आत्महत्या कर ली थी। तो जो जुलूस निकालने की तारीख सब कुछ तय हुआ था, सोनकर की मृत्यु पर जो है ये सब कुछ बदल गया। फिर वो चक्रव्यूह में अकेला फंस गया था। सोनकर जो है ये सारे चक्रव्यूह में अकेला फंस गया था। परीक्षा फल का व्यूह भेद कर सोनकर बाहर नहीं आ पाया था। जो परीक्षा का जो चक्रव्यूह है उसको भेद कर सोनकर बाहर नहीं आ पाया। फिर कई महारथियों ने निहत्थे सोनकर की हत्या कर दी थी, जिसे आत्महत्या कहकर प्रचारित किया गया था। बहुत सारे महारथियों ने, मेडिकल कॉलेज के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वहां पर जो भी कार्य करते हैं, वे सब इसकी हत्या के दोषी थे। सभी ने चक्रव्यूह रचाया था और इस चक्रव्यूह को भेद कर सोनकर बाहर नहीं आ पाया और इसे पहली ही परीक्षा में फेल करने की वजह से वो क्या है, आत्महत्या कर लेता है। इतने सारे लोग इसके हत्या के पीछे कारण बने हुए थे, फिर भी इसे आत्महत्या कहकर घोषित किया गया था। रमेश चौधरी से ये समाचार सुनकर, रमेश चौधरी से ये समाचार जो है राकेश सुनकर गहरे दुख से भर गए थे। रमेश चौधरी के शब्दों में छिपी आय को उन्होंने महसूस किया। छुपी हुए दुख को जो है राकेश महसूस करते हैं। सोनकर का चेहरा उनकी आंखों के सामने आ रहा था। बार बार सोनकर जब इनसे मिलने आया था, जो उसने कहा था, ये सारी बातें उनको याद आ रही थी। उसका चेहरा बार बार उनकी आंखों के सामने आ रहा था। इनकी पीड़ा बन गई थी। जो दलित छात्रों की पीड़ा है, दुख है, वो दुख इनका दुख अब बन गया था। उनकी पीड़ा जो है इनकी पीड़ा बन गई थी। उन्होंने तय किया सोनकर की अंतिम यात्रा में शामिल ही नहीं, उसे खंदा भी देंगे। और राकेश जो डीन है, उन्होंने क्या है ये तय किया कि अंतिम जो क्रियाक्रम है उसके अंदर ये शामिल भी होंगे और इस सोनकर छात्र जो आत्महत्या कर लिया था उसे खंदा भी देंगे। इस तरह का वो तय भी कर लेते हैं। अब दलित छात्रों का जो दुख था वो अब राकेश जो डीन है उनका दुख बन गया था। इस तरह से आपका जो पाठ है घुसपैठिए इतना ही था। अगली कक्षा में किसी और पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।